नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको एक साथ मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल एक सेंट्रल डिपॉजिटरी फर्म है। और देखिए सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही एक ही कैटेगरीज कंपनी है। दोनों का ही पर्पस सेम टू सेम है। अगर आप हम लोग जितने सारे डीमेट के ऊपर हम लोग जितने सारे शेयर को होल्ड करते हैं, वो सारे शेयर सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चले जाते हैं। तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपके जो शेयर है वो किसके पास है, सीडीएसएल ना एनएसडीएल के पास? तो आप जिस ब्रोकिंग के साथ काम कर रहे हैं, गूगल में सिर्फ जाकर उस ब्रोकिंग के नाम और उसके डिपॉजिटरी सर्विसेज का नाम आप सर्च करिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा ब्रोकिंग फर्म के अंदर है। अगर आप जीरोधा के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके सीडीएसएल के ऊपर आपका मतलब डिपॉजिटरी फर्म देखने को मिलेगा। अभी ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि किसके पास कितना डिपॉजिटरी फर्म है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि डिपॉजिटरी फर्म जो है सीडीएसएल जो है, इस कंपनी को डायरेक्टली बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि मान के चलिए, मैं पहले बोल चुका हूँ कि इंडिया में 3% लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल के जो डेटा है उस हिसाब से। तो यूएस मार्केट में कितना है? यूएस मार्केट में 55% के आसपास लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं। और यूएस में सॉरी यूके में कितना? 35%। तो सोचिए ये जो परसेंटेज है, कितना ज्यादा परसेंटेज है। और इस ज्यादा परसेंटेज होने के कारण अभी इंडिया के इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हो रहा है। और बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस ये भी बता रहे हैं कि 2030 के अंदर अंदर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बनेंगे। और आज जो 5 नंबर रैंकिंग में है, वो इकोनॉमिकली थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बनेगा। तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बनेगा तो उस टाइम लोगों के हाथ में के पार कैपिटल इनकम भी बढ़ेगा। तो पार कैपिटल इनकम बढ़ेगा मतलब कंपनी किसी न किसी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा जमा भी करेंगे। देखिए अभी जो यूथ जनरेशन है, इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ जनरेशन देखने को मिलेगा, अभी मिल रहा है। तो यूथ जनरेशन का हमेशा एक चीज हमेशा आप याद रखना, वो हमेशा पैसा कमाने का चक्कर में वो हर चीज को टेस्ट करता है। तो हर चीज को टेस्ट करता है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका लास्ट अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट के ऊपर ही होगा। क्योंकि वो हर जगह पे टेस्टिंग कर रहा है, चाहे लॉटरी हो, चाहे कोई मतलब फॉरेंस ट्रेडिंग हो। तो इस तरीके से चीजों को वो काम कर लेंगे। बहुत सारा लॉसेस भी होगा, बहुत भी लॉसेस भी हो रहा है। तो उसके बाद उसको फाइनली दिखेगा कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट ही करना है, जहाँ पे मुझे एक सेफ जोन के हिसाब से पैसा मिले। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको मार्केट के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करना होगा। तो उसका डायरेक्टली फायदा किसको मिलेगा? सीडीएस और एनएसडीएल को मिलेगा। तो इतनी सारी चीज मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप जिस बिजनेस के ऊपर एंटर होने जा रहे हैं, जिस बिजनेस के ऊपर आप लॉन्ग जर्नी काम करने जा रहे हैं, अगर उस बिजनेस को ही पता नहीं है तो काम करने से क्या फायदा? क्योंकि आज शायद आपको वो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दे दे, कल जाकर आपको बर्बाद भी कर सकते हैं, कल जाके आपको बहुत बड़ा लॉसेस भी दे सकते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको एक चीज याद रखना है कि जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना चाहिए। अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ट है, आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम भी अच्छा है, कर्जा भी जीरो है, और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है क्वार्टरली जो रिजल्ट आपको अलग लेवल का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंस भी अच्छे खासे देखने को मिले। और उसके साथ साथ कंपनी का देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी शानदार तरीके से देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम कंपनी 109 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट को जनरेट किया। तो इस सितंबर में कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले बार का जो सितंबर का रिजल्ट था उससे अच्छा खासा सेल्स तो हुआ ही, उसके साथ साथ यहाँ पे शानदार तरीके से प्रॉफिट भी हुआ 109 करोड़ के आसपास। तो इस बात को आपको याद रखना है। और इसी हिसाब से बात करूँ तो एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है। अब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो मैं एक बार आपको इन्वेस्टर भी दिखा देता हूँ। इस कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स है, प्रोमोटर ने कुछ स्टेक यहाँ पे लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में सेल ऑफ किए। और इसका फायदा किसने उठाया? एफएस ने उठाया। उसके फायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया। तो डीएस और एफएस ने दोनों ने ही फायदा उठाया। और बाकी जो होल्डिंग्स है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के पास है, करीबन 47% के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने चार्ट पैटर्न आपको इस तरीके से कुछ मेंशन किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर केट हुआ, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया।
तो इस तरीके से कभी अगर कंफर्मेशन मिले और कंफर्मेशन अगर 50% टारगेट के आसपास मिले तो कभी भी एंट्री मत लेना। तो एंट्री आपको कब लेना है? जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके वो ही लेवल के आसपास आएगा तब आपको एंट्री लेना है और आपका टारगेट रहेगा हायर लेवल तक। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट, देखिए डीमार्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी कहेंगे सर ऐसा ऐसे क्या बात हुआ? देखिए डीमार्ट अभी तक ऑनलाइन सेक्टर के ऊपर काम अभी देखिए उतना ज्यादा स्ट्रांगली नहीं कर रहा है जिस तरीके से बाकी कंपनी स्ट्रांगली कर रहा है। बहुत सारे ब्लिंकिट भी है, बहुत सारे मतलब रिलायंस का भी कंपनी है, तो इतने सारे बहुत सारे कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट है वो बेचते रहते हैं। अभी डीमार्ट के ऊपर कितना खतरा बनेगा? देखिए डीमार्ट के ऊपर खतरा दो तरीके से हो रहा है। एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कम कम काम कर रहे हो। दूसरी बात, रिलायंस ने एक बड़ा टारगेट लिया। रिलायंस का जो आउट मतलब जो रिटेल का जो बिजनेस है वो टारगेट रखा है, हर दिन में वो 2 नया स्टोर ओपन करते जा रहे हैं। हर दिन में ऑल ओवर इंडिया में हर दिन में दो स्टोर ओपन करते जा रहे हैं और वो भी मतलब जो 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 मतलब छोटे-छोटे शहरों में है, छोटे-छोटे शहर है, उसी जगह पे। ऐसे नहीं कि बड़े शहर शहर में, टाउन्स में नहीं है। छोटे-छोटे शहर में वो मतलब आउटलेट ओपन करते जा रहे हैं। इसका मतलब डीमार्ट के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ तो बनता हुआ देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए कंपनी की जो सेल्स का रिपोर्ट है, वो तो आपको शानदार दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको शानदार दिखेगा। एक्सपेंस कम करने के देखिए, एक्सपेंस करने के बाद भी जो प्रॉफिट है, वो तो शानदार दिखा है। मगर प्रॉफिट में क्या हुआ? पिछले बार के तुलना से इस बार प्रॉफिट कम हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी जिस तरीके से कैलकुलेशन करके काम करना चाहते थे, उस कैलकुलेशन थोड़ा-सा यहाँ पे चेंजिंग हो गया। और मुझे इस कारण की वजह से मुझे लगता है राधाकिशन दमानी जी जो इसका ओनर है, इसका फाउंडर है, उन्होंने भी देखिए खुद का स्टेक को थोड़ा-सा कम किया है। मतलब उन्होंने भी कुछ स्टेक यहाँ पे बेचे हैं। तो फिर भी डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर हर किसी ने ट्रस्टेड करके हमेशा काम करता है, क्योंकि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल कुछ अलग है। देखिए कितने भी ऑनलाइन मतलब शॉपिंग आप कर लीजिएगा। देखिए कोई भी बड़े फेस्टिवल हो, कोई भी घर में कोई बड़े कोई भी काम हो, कोई फेस्टिवल हो, उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों को खिलाने-पिलाने के लिए बहुत सारा चीज़ों को एक साथ खरीदना पड़ता है। तो वो ऑनलाइन से ऑर्डर नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा शॉप में जाकर ही उसको खरीदारी करते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि रिटेल आउटलेट और भी ज़्यादा बढ़ेंगे और रिटेल आउटलेट और भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि कुछ हर किसी का नज़रिया कुछ अलग चेंज हो रहा है, हर किसी का नज़रिया कुछ अलग हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और सिर्फ इसी बात में आप चिंता मत करिए कि इस कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, कंपनी का सॉरी सेल्स अच्छा होने के बाद प्रॉफिट डाउन हुआ, तो इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। कंपनी का बाकी डिटेल्स जैसे बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का फिक्स्ड एसेट मतलब कंपनी का जो बोरिंग्स है वो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, आज वो बोरिंग्स को कम किया। उसके साथ साथ कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। और सबसे जो मजेदार बात क्या आप जानते हैं, कंपनी कंटिन्यूसली खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाते जा रहे हैं। तो जब कोई कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो क्या उस बिजनेस डूब जाएगा, क्या उस बिजनेस खत्म हो जाएगा? इस बात को आपको याद रखना है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। मैं बहुत पहले से ही बहुत नीचे लेवल से बाय करके रखा हूँ। अभी मैं इसके ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर काम करूंगा और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना तब तब मैंने ट्रेड भी लिया। और फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए एक शोल्डर कम हेड, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कोई शोल्डर बनने का, तो फाइनली कोई शोल्डर नहीं बना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज है मार्केट के ऊपर। तो मुझे लगता है एक लॉन्ग जर्नी करने के बाद उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह पे ट्रेड नहीं लेता। मैं जब तक मुझे कन्फर्मेशन ना मिले तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई भी ट्रेड ना मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको भी इसी तरीके से सोचकर काम करना है। हर जगह पे ट्रेड मत लीजिएगा। बार-बार ट्रेड लेने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कितना होगा वो तो मुझे पता नहीं। बहुत ज़्यादा आपको टैक्सेस भी मतलब टैक्स और चार्जेस भी देना पड़ेगा। अगर हाँ, आप कन्फर्म है कि वहाँ पे आपको प्रॉफ़िट मिलने का चांसेस हायर पॉसिबिलिटी में है, तो आप ट्रेड करिए। तो आपकी क्या राय है डीमैट के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रूट मोबाइल। देखिए रूट मोबाइल के बारे में बात करूँ तो एक आईटी सेक्टर सॉल्यूशन कंपनी है और आईटी सेक्टर में एक छोटा-सा कंपनी है। करीबन 10 हज़ार करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप बोल सकते हैं। और इस कंपनी की सबसे मज़ेदार बात ये है कि आईटी सेक्टर में इस कंपनी के जो आरओसी, आरओई है वो तो ठीक है। कंपनी का डेब्ट तो कम है, इनकम भी अच्छा है और कंपनी के देखिए वैल्यूएशन भी सस्ते में है।
और कंपनी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, आप देखेंगे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के ऊपर काम कर रहा है। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कैटरिंग टू एंटरप्राइजेस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी जिस जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है उसका जो मेन प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, कंपनी जो सॉल्यूशन दे रहा है मैसेजिंग का, वॉइस का, ईमेल्स का, एसएमएस जो फेचिंग है उसके ऊपर, एनालिटिक्स के ऊपर, मोनेटाइजेशन के ऊपर। इसका मतलब देखिए बहुत सारे टाइम क्या होते हैं, हम लोग यूट्यूब में कोई वीडियोस देख रहे हैं तो उसके अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो इस तरीके से मोनेटाइजेशन जो है उसको एनेबल करने का काम इसी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ ईमेल मार्केटिंग, वॉइस मार्केटिंग, मैसेजिंग मार्केटिंग, तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इसका ऑब्वियसली फ्यूचर में कोई ऑब्वियसली ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इस कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा दूं, तो कंपनी ने इस बार शानदार तरीके से रिजल्ट को पब्लिश किया। जो पिछली बार थोड़ा सा कम हो गया था, इस बार फिर से वो रिकवरी किया और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में देखा जाए तो प्रॉफिट अच्छा हुआ। मगर एक चीज आप ध्यान देना, कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो प्रॉफिट अच्छा किया, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंपनी यहाँ पे बीट नहीं कर पाया। और इस बीट ना करने के बाद इसको बोला जाता है एस्टिमेट मिसिंग। तो एस्टिमेट जो है वो मिस हो चुके हैं और एस्टिमेट मिस होने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कर्जा तो छोटा मोटा कर्जा यहाँ पे उठाया गया, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और उस हिसाब से एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर देखिए एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी में दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं और कंटिन्यू खुद को होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहा है। तो रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा, तो कंटिन्यूसली देखिए अलग लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो जब कोई कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली डिलीवरी और हायर लेवल का डिलीवरी उठता हुआ दिखे तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका यहाँ पे होने का चांसेस है। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न। अगर मैं रूट मोबाइल के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैंने कुछ इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे हुआ था, जो पैटर्न मैं आपके साथ शेयर किया था। कफ विथ हैंडल पैटर्न बना, 2 बार हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर हुआ। तो फाइनली देखिए आप यहाँ से यहाँ तक टारगेट बना और वो भी कितना 16% के आसपास। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है बहुत दिनों तक इस लेवल का कंपनी होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो उसके बाद एक बड़ा धमाका हो सकते हैं, एक बड़ा टारगेट एंट्री लेवल बन सकता है। तो फिलहाल के लिए सिचुएशन को मतलब मुद्दे पर रखते हुए कोई भी एंट्री लेवल मत लेना, कोई भी नया सिचुएशन बनने दीजिए, उसके बाद आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो कंपनी फाइनली एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, 3 रुपए करके डिविडेंड कंपनी देने वाले हैं और वो भी 3 तारीख को आपको डिविडेंड दिया जाएगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया, इसके चलते बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, 18 रुपीज के आसपास डिविडेंड देने वाला है। इसका मतलब 1800% के आसपास डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है और इसका डेट फाइनली नवंबर में आपको मिलेगा। तो नवंबर से पहले आपको इस कंपनी को खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।